स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था। चैप्टर नंबर सेकंड, नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉल्ड ऑफ के बारे में देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों कॉल्ड ऑफ हुआ, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था चोरा चोरी जो हुआ था उसके बारे में। आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज। हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे एक बेस तैयार होता है किस चीज़ का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। ठीक है, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कई सारे मूवमेंट्स है। इसमें हमने पहले अपना मूवमेंट्स पढ़ा था किसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और फिर मैंने बताया था उसके बाद एक मूवमेंट हमारा होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया गया, गांधी जी के द्वारा कुछ समय के लिए क्या कर दिया, होल्ड ऑफ कर दिया गया। गांधी जी ने कहा कि अभी ये समय नहीं आया है, अभी हमें क्या लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है, अभी लोगों को समझाने का मतलब समय है कि लोगों को हम क्या समझाएं कि स्वराज का मतलब क्या है, और उसके बाद हम लोग कोई नया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो यह हमारा दूसरा मूवमेंट हमारा स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट होने से पहले कुछ उसके लिए बेस तैयार किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी कंट्री के अंदर जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। क्लियर है। तो वही बेस क्या तैयार, कैसे तैयार हुआ, वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स किस तरीके से बेस तैयार होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। इसके अंदर हम लोग क्या कह देंगे, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज। स्वराज पार्टी क्या थी, साइमन कमीशन क्या था, पूर्ण स्वराज क्या था, इन तीनों टॉपिक्स को हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिएगा, आफ्टर द कॉलिंग ऑफ अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, तब क्या होता है कि लीडर्स विद इन द कांग्रेस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रोविजनल काउंसिल। देखिएगा, 1935 गवर्नमेंट एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग क्या था, प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल काउंसिल के जो इलेक्शंस होते थे उन इलेक्शंस के अंदर इंडियन लीडर्स भी पार्टिसिपेशन करते थे। लेकिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने ये कहा था कि वी कैन बाइकॉटेड द प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शंस, कि हम लोग बाइकआउट करेंगे किसको, प्रोविजनल काउंसिल के इलेक्शंस को। क्लियर है। और उनको इलेक्शंस को क्या किया था, बाइकआउट भी किया था। सिर्फ एक पार्टी थी जिसने बाइकआउट नहीं किया था, वो आपको मैंने बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। तो अब क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया। तो जब नॉन कॉपरेशन लीडर्स थे, अब वो डिमांड कर रहे थे किस चीज़ की, कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, दोबारा से इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। क्लियर है। तो आफ्टर द कॉलिंग ऑफ अ नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लीडर्स विद इन द कांग्रेस, लीडर्स जो कांग्रेस के अंदर थे, वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे किसमें, इलेक्शंस। कौन से इलेक्शंस में, टू द प्रोविजनल काउंसिल के इलेक्शंस में। क्लियर है। इसमें हमारे दो मेन लीडर्स हैं जिनके नाम हमारे पास आते हैं, एक मोतीलाल नेहरू और एक सी आर दास। इन दोनों ने सबसे ज़्यादा डिमांड की इस चीज़ की कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। अच्छा, इनसे जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों चाहते हो, तो इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट भी दिया। और उन्होंने क्या आर्गूमेंट दिया कि हम लोग ऐसा क्यों चाहते हैं, हम लोग पार्टिसिपेशन क्यों करना चाहते हैं इलेक्शंस में, उसके लिए इन्होंने क्या आर्गूमेंट दिया वो आप देखिएगा। दे फेल्ट, इनको लगता है, इन्होंने माना, इन्होंने कहा डेट दे कैन अपोज द ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल। इन्होंने कहा कि जब क्या होगा, हम लोग प्रोविजनल काउंसिल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन करेंगे और जब हम जीतेंगे वहाँ से, और फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, काउंसिल में जब जाएंगे, ब्रिटिशर्स के काउंसिल्स में जब हम लोग जाएंगे, तो जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पॉलिसीज लाई जा रही हैं उन पॉलिसीज को हम लोग क्या करेंगे, अपोज करेंगे। यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो एक्ट बनाए जा रहे हैं उन एक्टों को हम लोग क्या करेंगे, अपोज करेंगे। हम उनके अंदर, उन एक्टों के अंदर, उन पॉलिसीज के अंदर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। और जब गवर्नमेंट नहीं मानेगी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानेगी, तो हम उसके खिलाफ क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे, हड़ताल भी करेंगे। क्लियर है। दे फेल्ट, तो इन्होंने ये कहा, दे फेल्ट दैट दे कैन अपोज, ये क्या करेंगे, अपोज करेंगे किसको, ब्रिटिश पॉलिसीज को। किनको, ब्रिटिश पॉलिसीज को, विद इन द काउंसिल, किसके अंदर, काउंसिल के अंदर, बाहर से नहीं अंदर से। क्लियर, विद इन द काउंसिल। और जिसकी वजह से वो पॉलिसीज के अंदर क्या लाएंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे। और जब वो पॉलिसीज के अंदर रिफॉर्म्स के लिए उनको नहीं माना जाएगा तो वो डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। क्लियर है। अब कांग्रेस के कुछ लीडर्स क्या कह रहे हैं, ये जो लीडर्स हैं मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ये क्या कह रहे हैं कि हमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए किसमें, इलेक्शंस में। वहीं दूसरी तरफ हमारे कुछ और लीडर्स थे किसके, कांग्रेस के, जो पार्टिसिपेशन करना नहीं चाहते थे इलेक्शंस में। वो कौन कौन से लीडर्स थे, वो हमारे यंग लीडर्स थे। यंग लीडर्स में हमारे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। मोतीलाल नेहरू बेटे, ही इज द फादर ऑफ
जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? तो देखिएगा जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू और सी आर दास क्या चाहते हैं, पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं कांग्रेस के अंदर। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास क्या चाहते हैं, पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं इलेक्शंस में। वहीं दूसरी तरफ कुछ और लीडर्स हैं जो क्या नहीं चाहते हैं, पार्टिसिपेशन करना नहीं चाहते हैं। तो इसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने अलग होकर, कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, फॉर्म्ड स्वराज पार्टी। एक नंबर में क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा गया है कि स्वराज पार्टी किन लीडर्स ने बनाई। तो स्वराज पार्टी दो लीडर्स ने बनाई, पहले का नाम मोतीलाल नेहरू और दूसरा सी आर दास। तो आपको ये हमारा टॉपिक था स्वराज पार्टी समझ में आ गया। स्वराज पार्टी किसने बनाई, क्यों बनाई गई स्वराज पार्टी, इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन करने के लिए। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। क्लियर है? आगे देखते हैं, बट द सम यंग एंड आर रेडिकल लीडर्स विद इन द कांग्रेस हैड अदर नोशंस। मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ जो यंग लीडर्स, यंग और रेडिकल लीडर्स थे, कुछ जो यंग, जो नई उम्र के, और रेडिकल यानी कि जो कुछ अलग चाहते थे, एकदम स्पीड से अपना सब कुछ पाना चाहते थे, रेडिकल्स। क्लियर? रेडिकल्स लीडर्स जो थे कांग्रेस के अंदर, उनका अलग नोशन था, अलग चीज़ों की डिमांड थी। क्लियर है? जैसे कि सम यंग एंड रेडिकल लीडर्स ऑन विद कांग्रेस हैड अदर नोशन। अब ये यंग और रेडिकल लीडर्स कौन कौन से थे? ये लीडर्स थे लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? अब देखिएगा, अब जो उस समय पर 1928 या 1927 के पास जो इंडिया की स्थिति थी, जो इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, उन पॉलिटिकल सिचुएशंस को एक शेप देने का काम दो रीजंस ने किया, दो ऐसे फैक्टर्स ने काम किया, और दो ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इंडिया की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से चेंज हुई। क्लियर है? वो दो फैक्टर्स क्या थे वो हम यहाँ पर समझते हैं। द टू फैक्टर्स शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय पर जो दो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स पूरी तरीके से चेंज हुई। पहली क्या थी? पहला फैक्टर क्या था? वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है वो समझिएगा बेटा। पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ था, इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब है कि आर्थिक मंदी आई हुई थी। जैसे कि आज आप देखे थे, आज भी क्या है वो एक तरीके का, कोरोना की वजह से क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो गया, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया है ना, आर्थिक मंदी आ गई है ना, हर एक देश के अंदर। तो सेम कंडीशन ऐसे समझिए आप कि उसमें पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन थी। यानी कि चीज़ों का प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन इन चीज़ों के प्राइजेस नहीं बढ़ पा रहे थे पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्लियर है? तो हुआ क्या, अब इंडिया कैसा देश है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। इंडिया के अंदर जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर। अब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर, जो किसान था, जो रूरल कंट्री साइड्स में जो लोग थे जो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, अब वो एग्रीकल्चर से क्रॉप तो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जब वो उस क्रॉप प्रोडक्शन को बेचने के लिए कहाँ जाते थे, मार्केट्स के अंदर जाया करते थे, तो उनको उनकी क्रॉप्स के सही प्राइजेस नहीं मिलते थे, या उनकी क्रॉप्स को कम पैसों में खरीदा जाता था, क्योंकि क्या था, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन था। अब इससे कौन परेशान थे, इससे परेशान थे कौन, किसान। देखिए, किसानों को तो नहीं पता वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है, वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उन्हें नहीं पता। तो उनको बस इतना पता है कि हम जो अपनी क्रॉप बेचने के लिए जाते हैं तो ब्रिटिशर्स हमसे हमारी क्रॉप कैसे खरीदते हैं, सस्ते में खरीदते हैं। तो इसकी वजह से गुस्सा था किन के अंदर, किसानों के अंदर। और तो एग्रीकल्चर क्राइसिस आ गए थे, एग्रीकल्चर क्राइसिस आए, और एग्रीकल्चर क्राइसिस रूरल डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से रूरल में पूरे में डिस्ट्रेस फैला हुआ था, पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र था उसके अंदर क्या था, गुस्सा था इस चीज़ के प्रति। अब जो आपने अभी, मैंने आपको इससे पहले जब मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू और रावा रामचंद्र ने मिलकर क्या बनाई थी, ओध किसान सभा बनाई थी, ध्यान है। तो ओध किसान सभा और जवाहरलाल और ओध किसान सभा जो बनाई गई थी, उसमें कौन लोग थे, उनमें फार्मर्स को जोड़ा गया था साथ में। क्लियर है? अब जब ये रूरल डिस्ट्रेस चल रहा है, जब लोग परेशान है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वो लोग परेशान हैं किनसे, ब्रिटिशर्स से, तो वो लोग कहीं ना कहीं उस ओध किसान सभा को क्या करेंगे, ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही थी। दूसरा फैक्टर क्या हुआ, दूसरा काम क्या यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर साइमन कमीशन क्या आया, साइमन कमीशन आया कब, 1928 में। अब ये साइमन कमीशन क्या है 1928 में, वो हम लोग देखते हैं। साइमन कमीशन क्या है जो 1928 में, वो हम समझते हैं। साइमन कमीशन, दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो साइमन कमीशन ही है बेटा। साइमन कमीशन 1928 हेडेड बाय सर जॉन साइमन, जिसके हेड कौन थे, सर जॉन साइमन थे। इसको ध्यान रखिएगा इस नाम को, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन के हेड कौन थे, सर जॉन साइमन। क्लियर है? अब देखिएगा हुआ क्या, मैं आपको बताऊं बेटा कि इंडिया के अंदर जगह जगह रिवॉल्ट्स हो रहे थे,
जगह जगह लोग क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, हमारे इंडिया के अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए, हाँ ऐसे एक्ट नहीं बनने चाहिए, ये सब कुछ मतलब जगह जगह रिवॉल्ट हो रहे थे। तो इन रिवॉल्टों को ख़त्म करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कहाँ पर, इंग्लैंड में गवर्नमेंट चेंज हुई थी ब्रिटिशर्स की, तो जो नई गवर्नमेंट आई थी ब्रिटिशर्स की, कहाँ पर, इंग्लैंड में, उस इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन इंडिया की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए इंडिया के अंदर क्या बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कमेटी को इंडिया भेजा कि आप लोग क्या कीजिए, इंडिया जाइए और उस इंडिया के अंदर आप पता कीजिए कि क्या उन लोगों की डिमांड्स हैं, और उन डिमांड्स के हिसाब से वहाँ के लिए, इंडिया के लिए आप क्या बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। और उस कमेटी के जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन। कुछ समझ में आया बेटा? इंग्लैंड में सरकार चेंज हुई, जब सरकार चेंज हुई तो जो नई सरकार आई, उसे लगा कि इंडिया के अंदर जो रिवॉल्ट हो रहे हैं, जो परेशानियां क्रिएट हो रही हैं, जो इंडियन पीपल्स जो डिमांड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने एक कमेटी को इंडिया भेजा, और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, हेड कौन थे, सर जॉन साइमन। क्लियर है? तो देखिएगा, साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन 1928 में आया। इसके हेड कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इनको टास्क दिया गया, गिवन अ टास्क टू क्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको काम दिया गया था कि आप क्या कीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। क्लियर है? लेकिन जैसे ही ये इंडिया आते हैं 1928 में, कौन, साइमन कमीशन, जैसे ही इंडिया आता है, इसको इंडिया की सारी पार्टीज के लीडर्स अपोज करना शुरू कर देते हैं, और सारी पार्टीज के लीडर इसको अपोज करते हैं और इनको एक स्लोगन देते हैं, गो बैक साइमन, गो बैक। क्लियर है? तो इट वाज ग्रीटेड बाय ऑल पार्टीज। ग्रीटेड यानी कि एकदम मना करना या एकदम बेकार समझना। क्लियर है? इट वाज ग्रीटेड बाय ऑल पार्टीज विद अ स्लोगन, और स्लोगन उन्होंने क्या दिया सारी पार्टीज ने, गो बैक साइमन। क्लियर है? अब ऐसा क्यों किया भाई? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आए थे, फिर तो ये तो इंडिया के लिए अच्छा करने आए थे, फिर सारी पार्टीज ने इसको गो बैक साइमन का नारा क्यों दिया, या इसको क्यों बायकॉट किया? तो उसके पीछे रीजन समझिएगा बेटा, कि सारी पार्टीज का मानना ये था कि जो कमेटी बनाई गई है साइमन कमीशन के अंडर में, वो साइमन कमीशन के अंदर जो कमेटी है, उस कमेटी के अंदर एक भी व्यक्ति इंडियन नहीं है। उनका, सारी पार्टीज का मानना यह था कि अगर जब इस कमेटी के अंदर कोई इंडियन है ही नहीं, तो ये लोग हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको कैसे समझ पाएंगे, हम क्या चाहते हैं ये कैसे समझ पाएंगे, ये तो अपने हिसाब से कोई इंस्टीट्यूशन बना देंगे। क्लियर है? तो इसलिए सारी पार्टीज ने इसको क्या किया, बायकॉट किया। किसको? साइमन कमीशन को। और उन्होंने नारा दिया गो बैक साइमन का। क्लियर है? अब देखिएगा जगह जगह क्या होने लग गए, इसके खिलाफ नारे लगने लग गए, गो बैक से था, वहीं पर क्या लगते थे, नारे लगते थे। अब इस चीज़ से परेशान होने लग गए कौन, ब्रिटिशर्स। तो उस समय पर ब्रिटिशर्स के कौन थे, एक ब्रिटिशर्स के ही एक वायसराय थे उस समय पर, वायसराय लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने सोचा कि किस तरीके से लॉर्ड इरविन ने सोचा कि कैसे ये जो जगह जगह रिवॉल्ट हो रहे हैं, जगह जगह जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, जगह जगह जो ये आंदोलन हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक चाल चली। किन्होंने? लॉर्ड इरविन ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन लीडर्स को एक ऑफर दिया, और वो ऑफर क्या दिया कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देते हैं, हम इंडिया को क्या दे देंगे, डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। इंडिया, उन्होंने कहा कि जब आप इतनी ही जिद कर रहे हैं, आप अलग अपना सब कुछ अलग चाहते हैं, आप आज़ादी चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, हम आपको डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दे देते हैं। यानी कि डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा क्या है वो आप समझिएगा बेटा थोड़ा सा, कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए, आप अपना प्रधानमंत्री बनाइए, अपना राष्ट्रपति बनाइए, अपनी गवर्नमेंट खुद चलाइए। क्लियर है? लेकिन आपके ऊपर आप किसके अंडर में रहोगे, आप हमेशा ब्रिटेन के अंडर में रहोगे। क्यों? क्योंकि आप एक डोमिनेंट स्टेटस है। क्लियर है? बहुत सारे कॉलेजेस भी बेटा क्या होते हैं, डोमिनेंस स्टेटस के अंडर में होते हैं। जैसे कि आपने जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस देखे होंगे, तो जो कॉलेजेस होते हैं वो अपना रूल्स रेगुलेशंस चलाते हैं, सारे काम अपने करते हैं, लेकिन जब कभी यूनिवर्सिटी कोई काम उनसे करने के लिए कहती है तो उनको वो काम करना ही पड़ता है। तो सेम एज अ वे इनका भी कहना यही था कि हम आपको एक डोमिनेंट स्टेटस का दे देंगे, जिससे क्या है कि आप अपने अंदर की अपने देश को चला सकते हो। लेकिन लेकिन आप कहीं ना कहीं किसके अंडर में काम करोगे, ब्रिटेन के अंडर में काम करोगे। तो अगर ब्रिटेन कुछ कहेगा तो वो आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पे इरविन ने ये बात कही कि रिएक्टिंग ऑन दिस वायसराय लॉर्ड इरविन ऑफर डोमिनेंट स्टेटस। क्लियर है? और उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा, एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कस फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इन अक्टूबर 1929। साथ में उन्होंने क्या कहा कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से चाहते हैं, इस चीज के लिए आप क्या करें, 1929 में एक क्या होने वाली है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कहां पर? इंग्लैंड के अंदर।
आप उसके अंदर पार्टिसिपेशन कीजिए और वहाँ बताइए अपनी कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का चाहते हैं। देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, मैं आपको बता दूँ ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी इंग्लैंड में। वहाँ पे क्या होता था कि इंडियन लीडर्स को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल दिया जाता था, और वहाँ पर इंडियन लीडर्स अपनी बातों को रख सकते थे कि वो किस तरीके की चीज़ें चाहते हैं या क्या चाहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर, इसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने यही कहा कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दे देंगे और आप आ जाइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ डिसाइड कर लेंगे किस तरीके से आपको डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा और कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। क्लियर है, ये सारी बात किसने कही, लॉर्ड इरविन ने। लेकिन बेटा वही ध्यान रखिएगा, कुछ जो हमारे लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये कैसे लीडर्स थे, यंग एंड रेडिकल लीडर्स थे, इन्होंने इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर दिया। कुछ लीडर, अब देखिएगा यहाँ पे जो कांग्रेस है या फिर जो दूसरी पार्टीज है उसमें भी दो चीज़ें हैं कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स इस चीज़ के लिए तैयार हो गए। जब डोमिनेंट स्टेटस देने का बात आई तो कुछ लीडर्स तैयार हो गए, कांग्रेस के कुछ लीडर्स तैयार हो गए, बोले क्या चलो ठीक है, कम से कम डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा तो हमें मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे, अपने आप काम करेंगे अपनी। लेकिन कुछ जो लीडर्स थे कांग्रेस के, जो यंग और रेडिकल लीडर्स थे, वो इस चीज़ को भी नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा ना, हमें कोई डोमिनेंट स्टेटस भी नहीं चाहिए और ना ही हम किसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन कर रहे। हम लोगों को क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। क्लियर है, तो देखिएगा कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने ये मना किया। लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव अपोज्ड, उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में अपोज किया द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंट स्टेटस, यानी कि ब्रिटिश डोमिनेंट के हिसाब से, डोमिनेंट स्टेटस के हिसाब से जो वो फ्रेमवर्क बनाना चाहते थे, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहते थे हमें, उस चीज़ को उन्होंने क्या किया, अपोज किया, बिल्कुल मना कर दिया। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पे, अब जैसे इन्होंने अपोज किया किसको, इस डोमिनेंट स्टेटस के डिमांड को, तो यहाँ से क्या होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से इन्फ्लुएंस बढ़ गया कि इनका जवाहरलाल नेहरू और ये जो यंग और रेडिकल लीडर्स थे, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया किसमें, कांग्रेस पार्टी में। देखिए कांग्रेस पार्टी में दो तरीके के लीडर्स हैं बेटा, एक है मॉडरेट और एक है रेडिकल्स। पहले किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा, किसकी ज़्यादा थी कांग्रेस पार्टी में, जो मॉडरेट लीडर्स होते थे उनकी। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, एक ग्रुप चेंज होता है और अब किसकी चलना स्टार्ट हो जाती है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो यंग और रेडिकल लीडर्स होते हैं उनकी चलना स्टार्ट हो जाती है किसके अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर। क्लियर है, तो यहाँ ये मना कर देते हैं डोमिनेंट स्टेटस को लेने से। और फिर क्या होता है आगे देखिएगा, यहाँ से बेटा देखिए मैंने इस चीज़ को पहले यहाँ लिख दिया है और इसके ऊपर से फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर है, अब क्या होता है कि दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन होता है। देखिए आपको पता है कि हर साल क्या होते थे, कांग्रेस के मीटिंग्स होती थी और उन कांग्रेस की मीटिंग्स को ही हम लोग क्या बोलते थे, सेशन बोलते थे। क्लियर है, तो एक कांग्रेस का सेशन होता है, ये सेशन कहाँ होता है, लाहौर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन बेटा, मैप में पूछता है इस क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। 1929 का, दिसंबर 1929 का सेशन कहाँ पे हुआ, तो आपको पता होना चाहिए लाहौर में हुआ। क्लियर है, तो इन दिसंबर 1929 लाहौर सेशन होता है और इस लाहौर सेशन में जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं या जो चेयरमैन बनते हैं, जो उस समय पर देखिए हर मीटिंग में एक चेयरमैन होता था, हर मीटिंग में एक प्रेसिडेंट होता था कांग्रेस का। क्लियर है, तो इस बार जब 1929 में लाहौर में जब सेशन हुआ तो उसमें जो प्रेसिडेंट बने वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है, तो और जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर एक रिसोल्यूशन पास किया, जवाहरलाल नेहरू पास अ रिसोल्यूशन, और उस रिसोल्यूशन में इन्होंने किस चीज़ की डिमांड की, इन्होंने रिसोल्यूशन में डिमांड की पूर्ण स्वराज की, फुल इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा इस मीटिंग में, इस सेशन में इन्होंने कहा कि अब हमें कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे। अब हमें क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, किससे, ब्रिटिशर्स से। हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो तीसरा जो मेरा टॉपिक था पूर्ण स्वराज, वो यहाँ पे क्लियर हुआ बेटा, पूर्ण स्वराज क्या है। क्लियर है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने क्या पास किया, एक रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन में किस चीज़ की डिमांड की, पूर्ण स्वराज की डिमांड पास की। क्लियर है, इट वॉज डिक्लेयर, और उन्होंने उसी सेशन में, उसी 1929 के लाहौर सेशन में इन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी वुड बी सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस डे। इन्होंने कहा कि हम लोग अगली साल से, यानी कि दिसंबर 1929 में सेशन होता है और दिसंबर 1929 के सेशन के बाद में ये कहते हैं कि हम अगली साल से 26 जनवरी को हम लोग किस रूप में सेलिब्रेट करेंगे, एज अ इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। अब बेटा देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि इन्होंने कहा तो सही कि हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हमें आज़ादी कब मिली थी बेटा, 15 अगस्त को, है ना। आपको पता है हमें कब मिली थी, 15 अगस्त को। तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब पास किया गया, 26 जनवरी को ही क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, जिससे कि हम इस डेट को हमेशा ज़िंदगी में याद रखें। क्लियर बेटा,
तो देखिएगा, इट वाज डिक्लेयर्ड दैट द 26 जनवरी वुड बी अ सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस डे, बट इट वाज नॉट अचीव्ड, लेकिन ऐसा अचीव नहीं हो पाया। क्लियर है? तो यहां तक आपको समझ में आ गया पूर्ण स्वराज क्या था, ये सब कुछ समझ में आ गया। अब देखिएगा, ये पूरा एक क्या बन चुका, बेस बन चुका है एक नया मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, एक पूरा बेस बन चुका है एक नया मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। और यही बात है, यहीं से हमारे गांधी जी एक नया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। सो द गांधी जी हैड अनदर आइडिया टू गो विद। और गांधी जी एक नया आइडिया लेके चलते हैं, और वो आइडिया कौन सा होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। यहाँ से हमारे गांधी जी एक नया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और इस मूवमेंट का नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम लोग आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या जाना कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बना को स्टार्ट करने के लिए बेस तैयार होता है। थैंक यू।